हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं? बिल्कुल, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। सो व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? जैसे दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स की इक्वेशन बनानी है और आपको उनका सॉल्यूशन निकालना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम किस तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है पुरानी एक्सरसाइज में। आपने वीडियो नहीं देखे तो जल्दी देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बनवाऊंगी इक्वेशंस और उसको सॉल्व आप करोगे खुद। अगर कोई हार्ड सी इक्वेशन मुझे लगती है कि आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही तो मैं उसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है? और बाकी इक्वेशन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही इन केस, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे कि नहीं हो पा रही, सॉल्व करा दो। और अगर सॉल्व हो गई तो ये भी मेंशन करोगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ हमसे इक्वेशन सॉल्व हो गई। सो देखो क्या है फर्स्ट पार्ट। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, द वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड देम। क्वेश्चन में देखो क्या बोला उसने। दो नंबर्स है हमारे पास, दो नंबर्स नहीं पता कौन कौन से हैं, उन दोनों का डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, मतलब दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 26। आगे वन नंबर इज 3 times अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। ओके, 3 गुना है मतलब 3 times 3 मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर। अब दो नंबर नहीं पता तो उनको क्या लेट कर लेंगे? x। तो लेट वन नंबर भी x, अदर नंबर भी y। लेट वन नंबर बी x एंड अदर बी y। तो एक नंबर हमने x लेट कर लिया, दूसरा नंबर हमने y लेट कर लिया। अब दोनों हमने लेट कर लिया। अब उसने बोला डिफरेंस दोनों का कितना दे रखा है हमें? ओके, 26 दे रखा है। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके इक्वेशन बनेगी। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? दोनों को माइनस करके कितना आना चाहिए? तो लिख दो x माइनस y, मतलब दोनों को माइनस करके आएगा 26। सो इज इक्वल टू 26। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए उसने आगे क्या बोला? वन नंबर इज 3 times द अदर। अब एक नंबर दूसरे नंबर का 3 times है, तो एक नंबर x इज 3 times दूसरा नंबर x इज इक्वल टू 3y, मतलब एक नंबर दूसरे नंबर का 3 times है। अब आप बोलोगे हमने x इज इक्वल टू 3y ही क्यों लिखा, हमने y इज इक्वल टू 3x क्यों नहीं लिखा? बोलो क्यों नहीं लिखा? आपको पता है ना हमारा बड़ा नंबर कौन सा है इन दोनों में से? जो आगे है वो हमारा बड़ा नंबर है, क्योंकि हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, राइट? अगर मैं बोलूं 5 और 2 का डिफरेंस कितना आ रहा है तो आप 5 में से 2 को माइनस करोगे ना, ना कि 2 में से 5 को। तो बड़ा नंबर हमारा x है, तो बड़ा नंबर होगा ना 3 times छोटे वाले का। अगर आप बड़े वाले का ही 3 times कर दोगे तो छोटा वाला कहाँ से निकलेगा? बट अगर आप छोटे वाले को 3 times मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा वाला निकलेगा। तो बड़ा वाला नंबर, बिगर नंबर इज इक्वल टू 3 times द स्मॉलर नंबर, इसलिए हमने x इज इक्वल टू 3y लिखा। अब देखो दो इक्वेशन बन गई हैं। आप क्या करोगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसमें सॉल्व कर दोगे, वैल्यूज पुट कर दोगे। अब देखो आप ये कर सकते हो कि फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लोगे और इसमें से x की वैल्यू निकाल के नीचे पुट कर दो। बट उससे इजी हमारा क्या होगा? x की जो हम वैल्यू निकालते हैं वो तो हमें ऑलरेडी दे रखी है ना। देखो x इज इक्वल टू 3y ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दे रखी है y के टर्म्स में। तो आपको क्या करना है? इस x की वैल्यू को इसमें डायरेक्ट डाल दो, बिकॉज हमारी एक इक्वेशन में ऑलरेडी x की वैल्यू दे रखी है। तो x की वैल्यू 3y है, यहाँ डाल दो x की जगह 3y, तो आएगा 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। अब 3y माइनस y कितना होता है? 2y, 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ जाके डिवाइड, आंसर आ जाएगा आपका सॉल्व करके। ठीक है, कर लेना इस क्वेश्चन को, x और y की वैल्यू, इसको नोट डाउन कर लो इक्वेशंस को। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख गया आपको? वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। एक स्टेटमेंट दे रखी है, आप बोलोगे इसमें तो 2 स्टेटमेंट दे ही नहीं रखी, तो हमारे 2 इक्वेशंस कैसे बनेंगी? यही सोच रहे हो आप? एक ही स्टेटमेंट दे रखी है ना कि सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड, छोटे वाले मतलब दो एंगल्स को माइनस करके आ रहा है 18। एक ही इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में लिखा है larger of two supplementary angle. Now tell me what do you mean by supplementary angles?
आपने छोटे में पढ़ा है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिसमें हम दोनों एंगल्स को प्लस करके कितना आता है हमारा 180 आता है। सप्लीमेंट्री एंगल मीन कोई भी दो एंगल इनको प्लस कर दो तो 180 आता है। जैसे 90 और 90, जरूरी नहीं है दोनों इक्वल हो। 90 और 90 को प्लस करोगे तो क्या आएगा 180, 100 और 80 को प्लस करोगे तो क्या आएगा 180। तो कोई भी दो एंगल जिनको प्लस करके 180 आता है वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो दो एंगल हमें बताने हैं, दो एंगल बताने हैं, तो एक एंगल को एक्स लेट कर लेंगे, दूसरे एंगल को वाई लेट कर लेंगे। तो करो लेट वन एंगल बी एक्स एंड अदर बी वाई। तो एक को हमने एक्स लेट कर लिया और दूसरे को हमने वाई लेट कर लिया। तो उसने बोला सप्लीमेंट्री एंगल है, तो हमारी एक इक्वेशन तो यही बन गई ना कि दोनों एंगल्स को प्लस करके क्या रहा है 180। तो हमारी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी कि दोनों एंगल्स को प्लस करके आ रहा है 180, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब हम पढ़ते हैं उसने स्टेटमेंट क्या बोली है। उसने बोला लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, जो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक्स और वाई, उसमें से जो बड़ा वाला है वो एक्सीड्स द स्मॉलर वन बाय 18 डिग्री। मतलब वो छोटे वाले से बड़ा है, एक्सीड मतलब वो उससे इतना बड़ा है। इतना बड़ा मतलब दोनों का आपको डिफरेंस दे रखा है। सिंपल सी बात, एक्सीड्स का मतलब होता है दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो एक्सीड्स मतलब दोनों का डिफरेंस दे रखा है। तो बड़ा वाला एंगल माइनस छोटा वाला एंगल इज इक्वल टू 18। तो बड़ा वाला एंगल कुछ नहीं पता हमें, तो एक्स मान लो। तो बड़ा वाला एंगल इज एक्स माइनस छोटा वाला एंगल वाई, दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 18, राइट। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18 हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन बन गई, आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना, सॉल्व करके आपके एक्स और वाई मतलब दोनों एंगल्स आपके निकल जाएंगे, राइट। आई होप आपको समझ में आया, आगे समझ में, जल्दी इसको नोट डाउन कर लो। तो अब देखते हैं हम अपना फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखना है, थर्ड पार्ट। कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, अरे कोच ऑफ द क्रिकेट टीम, ये कोच तो पहले भी आया था पिछली एक्सरसाइज में हमारे, है ना। दोबारा आ गया कोच, तो इक्वेशन तो आपको पता ही है इसकी क्या होगी, आप बताओगे। मैं लिखूंगी नहीं इसकी इक्वेशन, मैं आपको बोलूंगी और आप उसको लिखोगे, ठीक है। सो कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। फिर दोबारा से क्रिकेट कोच आ गया और वो क्या खरीद रहा है 7 बैट एंड 6 बॉल उसने खरीदी। कितने की खरीदी 3800 की खरीदी। लेटर थोड़ी टाइम बाद शी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। फिर उसने क्या करा 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदी। कितने की खरीदी 1750 रुपीज की खरीदी। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। आपको क्या निकालना है, हर बैट की कॉस्ट और बॉल की कॉस्ट। तो क्या कर लोगे, लेट कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स लिखो, लेट कॉस्ट ऑफ बैट बी एक्स, ठीक है। और बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी वाई, तो क्या लिखोगे कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू करेक्ट वाई, ओके। तो आपने लिख दिया ये, वेरी गुड। अब क्या लिखोगे, अब हम इक्वेशन बनाएंगे ना अपनी, तो क्या लिखोगे ATQ। ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे हम हर इक्वेशन में करा है ना ऊपर हमने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या होगा 7 बैट और 6 बॉल। तो एक बैट की कॉस्ट है x रुपीज, तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, बोलो 7 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 7 बैट की कॉस्ट होगी 7x प्लस बॉल कितने की है, एक बॉल है y रुपीज की, तो बॉल्स कितने की होंगी 6 बॉल्स, वो होंगी 6y। तो क्या इक्वेशन बनेगी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, क्योंकि दोनों की कॉस्ट को प्लस करके आ रहा है 3800। सो हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, लेटर शी बायज 3 बैट एंड 5 बॉल्स। अब उसने 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदे, तो 3 बैट मतलब 3x, एक बैट x रुपए का है, 3 बैट 3x रुपए के होंगे। तो 3x प्लस 5 बॉल्स मतलब 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो आपकी दो इक्वेशंस बन गई, दोनों को सॉल्व कर लेना, आपके x और y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कॉस्ट ऑफ बैट एंड कॉस्ट ऑफ बॉल आपको दोनों पता चल जाएंगे, राइट। अब इसको जल्दी से कर लिया आपने, लिख लिया, आप इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्सी चार्जेस। टैक्सी चार्ज आपका आगे भी आएगा, ठीक है। आपने 9th क्लास में आपकी याद आ रहा है आपको, एक क्वेश्चन थी आपकी, उसमें आपका एक टेम्परेचर वाला भी क्वेश्चन था और उसके ऊपर आपका एक टैक्सी फेयर का भी क्वेश्चन था। तो दिस इज ओनली दैट, ओके, दिस इज ओनली दैट क्वेश्चन, टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन।
टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन क्या है? टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, दिख रहा है आपको क्वेश्चन? टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब टैक्सी, एक टैक्सी है सिटी में, वो कैसे पैसे चार्ज करती है अपने कस्टमर से? उसका एक तो फिक्स चार्ज है जो वो लेती है, चाहे आप उसकी कार में बैठ के उतर क्यों ना जाओ। जैसे आप किसी बस में चढ़ते हो, है ना, बस में चढ़ते हो और आप बोलो कि अरे थोड़ा सा गई बस, और आपने बोला रोको रोको मेरे को उतरना है, तो आप क्या फ्री में उतर जाओगे? नहीं, वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे ना। वो बोलेंगे चलो 5 रुपए दे दो या 10 रुपए दे दो, या फिर जितने भी कॉस्ट है आप उसके अकॉर्डिंग पैसे दे दो, ठीक है। चाहे आप उसमें चढ़े और आपको 1 मिनट भी नहीं हुआ और आप उतर गए, मतलब आपने ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया, आप उतर गए, तो तब भी आपसे वो फेयर चार्ज करेंगे, चाहे आप बस में जाओ चाहे आप किसी टैक्सी वगैरह में जाओ। तो फिक्स चार्ज उनका होता है, वो लेते ही लेते हैं। अब उस फिक्स चार्ज के साथ साथ वो वेरिएबल चार्ज भी लेते हैं। वेरिएबल चार्ज मतलब आपको 1 किलोमीटर जाना है तो इतने रुपए, 2 किलोमीटर जाना है तो इतने रुपए, 3 किलोमीटर जाना है तो इतने रुपए। तो वो जो वेरिएबल चार्ज है, वेरिएबल चार्ज मतलब जो वेरी करते रहे। वेरी का मतलब होता है जो चेंज होते रहे, ठीक है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल चार्ज। तो वेरिएबल चार्ज भी लेता है। तो उसका टोटल जितने पैसे आप पे करते हो उसमें क्या क्या होता है? एक तो फिक्स चार्ज होता है और एक वेरिएबल चार्ज होता है, ठीक है। तो फिक्स चार्ज तो फिक्स रहेगा। वेरिएबल चार्ज सपोज उसने बोला 1 किलोमीटर के लिए मैं दूंगा 100 रुपीज, लूंगा 100 रुपीज, ठीक है। तो बताओ 2 किलोमीटर के लिए कितना लेगा वो? 200, 3 किलोमीटर के लिए 300, 4 किलोमीटर के लिए 400। तो इस तरीके से वेरिएबल चार्ज वेरी करता है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो फिक्स चार्ज को मान लेंगे हम, क्योंकि हमें फिक्स भी निकालना है, वेरिएबल निकालना है। तो फिक्स मान लोगे x और वेरिएबल मान लोगे y। क्या लिखोगे? लेट फिक्स्ड चार्ज बी x, वेरिएबल चार्ज बी y। सो फिक्स हमने मान लिया x और वेरिएबल चार्ज मान लिया हमने y। फिक्स भी मान लिया, वेरिएबल मान लिया। अब हमारी बनेगी इक्वेशन। तो अब इक्वेशन पे क्या लिखते हैं? AT2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज तो वो हमेशा पे करेगा, तो x तो हमेशा प्लस में होगा। अब वेरिएबल चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, राइट। तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं पहले को पार्ट में, अब पहली लाइन पढ़ो उसकी, सेकंड टाइम। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज 105। मतलब फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर से वो बंदा चला, ठीक है। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज होगा? 1 किलोमीटर के लिए 5 रुपीज, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y। तो उसने 10y के पैसे भी भरे और उसने फिक्स भी भरे। टोटल उसने कितने पैसे पे करे हैं? 105। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में वो दोबारा x रुपए पे करेगा, क्योंकि x तो फिक्स चार्ज है जो उसको पे करना ही करना है। नेक्स्ट है वेरिएबल चार्ज जो चेंज होता है। आगे वो चला 15 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा? 15y। और टोटल कितने पैसे पे करे उसने? करेक्ट, 155। 2 इक्वेशन हमारी बन गई। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपके x और y की वैल्यू निकल जाएगी। निकल गई अब x और y की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? देखो आगे उसने बोला हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब बताओ अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर जाता है टैक्सी में, तो उसको कितने अमाउंट, कितने पैसे उसको पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो कितने पे करने पड़ेंगे उसको, आप उसकी भी क्वेश्चन बनाओगे। फिक्स चार्ज तो उसको पे करना ही करना पड़ेगा, साथ में वो 25 किलोमीटर जो गया उसका वेरिएबल चार्ज भी पे करना पड़ेगा। मतलब 25 इज इक्वल टू कितना पे करना पड़ेगा, यही बनी ना इक्वेशन। फिक्स चार्ज प्लस वेरिएबल चार्ज इज इक्वल टू कितना पे करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? ऊपर से x और y की वैल्यू निकालनी है और नीचे यहाँ डालनी है, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू। तो आपका आंसर आ जाएगा कि उसको कितने पैसे पे करने हैं। आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अब फ्रैक्शन बिकम्स, कितना बन जाता है फ्रैक्शन? फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 कब? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब एक फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 9/11 बन जाता है अगर हम उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 प्लस करते हैं तो। ओके। अब इफ 3 इज एडेड, अगर हम 3 प्लस कर दें ऊपर और नीचे तो क्या आएगा? इट बिकम्स 5/6। तो वो क्या बन जाता है? 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। अब क्योंकि उसने फ्रैक्शन पूछा है तो फ्रैक्शन में क्या होता है? एक न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। तो व्हाट विल वी डू? वी विल अज्यूम
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है ना, तो लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। सो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एक्स लेट कर लेंगे और डिनोमिनेटर को वाई लेट कर लेंगे। अब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट कर लिया तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन वाई। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो होता है एक्स अपॉन वाई, बन गया ना फ्रैक्शन। सो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, एक्स अपॉन वाई। अब बनाएंगे हम इक्वेशन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला, क्या ऐड कर रहे हैं हम ऊपर और नीचे। इफ 2 इज एडेड, 2 प्लस कर दो ऊपर और नीचे, मतलब x में भी 2 प्लस करोगे पूरे के अपॉन में, y में भी 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा प्लस करके, 9/11, 9/11। ओके, अब इसको आप कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 को करोगे x प्लस 2 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 9 को मल्टीप्लाई करोगे y प्लस 2 से, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 को करोगे तो 11x प्लस 11 2 से 22, 9 को करोगे तो 9y प्लस 18, 11x यही रखो, सब इधर ले जाओ, 9y माइनस में आ जाएगा, 22 एज इट इज लिखो, माइनस 18 हो जाएगा, 22 माइनस 18 4, बाकी एज इट इज। सो हमारी बन गई ये एक इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ये नहीं बनेगी बिकॉज इसको हम सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे ना अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में, तो दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अभी लिखूंगा, सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं फिर लिखना। सेकंड इक्वेशन क्या है, उसने बोला 3 ऐड करा हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो बन जाएगा 5/6। सो हमारा 5/6 कब बनेगा, जब हम ऊपर और नीचे दोनों जगह 3 प्लस कर देंगे। तो अगेन इसमें भी क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 को करोगे पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई और 5 को भी करोगे पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई। 6x प्लस 6 से 18, 5y प्लस 5 से 15, सारे प्लस हो रहे हैं, यहाँ के माइनस हो जाएंगे। 18 में से 15 जाएगा, माइनस होगा तो 3 आ जाएगा। सो हमारी ये बन जाएगी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब आपको समझ आ गया, 2 इक्वेशन हमारी बन गई, दोनों को सॉल्व कर लेना तो आपके x और y की वैल्यू आएगी। आपसे फ्रैक्शन पूछा है तो फ्रैक्शन में आप x और y की वैल्यू डाल दोगे तो आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, लास्ट पार्ट करते हैं फिर। हमारा लास्ट पार्ट है 5 years hence, 5 year hence the age of Jacob, जैकोब की एज, पहले हमने अब तक की एज करी थी फर्स्ट एक्सरसाइज में, अब जैकोब की एज आ गई। जैकोब की एज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब 5 साल बाद जैकोब की एज कितनी हो जाएगी, उसके बेटे की एज के 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 years ago मतलब 5 साल पहले जैकोब्स एज वॉज, जैकोब की एज कितनी थी, 7 times ऑफ, जितने उसके बेटे की एज थी उसके 7 टाइम्स। फाइंड देयर व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस, उनके एजेस बताने। तो जैकोब की एज मान लो x और उसके बेटे की एज मान लो y। लेट एज ऑफ जैकोब बी x, एज ऑफ हिज सन बी y, मतलब जैकोब की एज x और उसके बेटे की एज मान ली हमने y। अब उसने बोला 5 years hence मतलब 5 साल बाद, तो 5 साल, अभी क्वेश्चन बन रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 साल बाद जैकोब की एज 5 साल बाद x प्लस 5 होगी, उसके बेटे की एज 5 साल बाद y प्लस 5। हम उसने क्या बोला, जैकोब की एज वॉज मतलब इक्वल, वॉज कितना 3 टाइम्स उसके बेटे की एज से, तो उसके बेटे की एज से 3 टाइम्स। ओके, जैकोब की एज कितनी है, उसके बेटे की एज से 3 टाइम्स। तो हमारी पहली इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व करना उसी तरीके से, मल्टीप्लाई करोगे, इधर ले आओगे सब कुछ, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब सेकंड क्या बनेगी, उसने बोला कितने इयर्स बाद, 5 years ago, ये तो 5 साल बाद की बात थी। अब 5 साल पहले क्या था, 5 years ago 5 साल पहले, अब जैकोब की एज कितनी थी पहले, उसके बेटे से 7 टाइम्स, तो उसके बेटे से 7 टाइम्स थी जैकोब की एज। तो हमारी ये दूसरी इक्वेशन भी बन गई, इसको भी सॉल्व करोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे कैसे, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा और आपका चैप्टर हो गया। चैप्टर तो फिनिश नहीं हुआ, आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही अच्छे से कर लिया, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। आई होप आपने इस पूरे को अच्छे से नोट डाउन कर लिया। आपने इस पूरे को अच्छे से नोट डाउन कर लिया
अब देखो हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें अच्छे से आ गया। आपको क्या करना है, आपको इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है ना उन सबको एक बार फिर से सॉल्व करना है, ताकि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और पक्का हो जाए, मीन्स और अच्छे से आपको आ जाए, समझ आ जाए। ठीक है, तो 3.3 आपको होमवर्क है, और इस थर्ड क्वेश्चन में हमने जितनी इक्वेशंस बनाई हैं आप उस इक्वेशंस को दोबारा बनाओगे खुद से। ठीक है, खुद इक्वेशन बना के देखना, नहीं समझ आए तो दोबारा एक बार वीडियो देखना, तब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली, इसको सॉल्व कर लेना सब्स्टिट्यूशन मेथड से सारे पार्ट्स को। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्या देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड। मतलब एक मेथड तो हमने देख लिया हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरी एक्सरसाइज में हम देखेंगे सेकंड मेथड, दैट इज एन एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। कर दिया लाइक? करो, 2 बार लाइक मत करना, 1 बार लाइक, ऐसे 1 बार लाइक कर दोगे। कर दिया लाइक? ब्लू कलर का हो जाएगा, जब आप लाइक करते हो तो ब्लू कलर का हो जाता है। तो आपने लाइक कर दिया, बहुत अच्छी बात है। कमेंट कर दो कि आपको समझ आ गया, नहीं आया तो ये भी लिख दो कि हमें ये पार्ट समझ नहीं आया, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगी। सो आपने लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, और जल्दी से दोस्तों में शेयर कर दो। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं की है ये वीडियो तो कर दी शेयर। वेरी गुड, अब तो बहुत अच्छे बच्चे है ना। तो हमने क्या करा, ये चैप्टर ये एक्सरसाइज कर दी, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।